जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। क्या कहूँ, सीधी बात तो ये है कि वीडियो बनाने का मन ही नहीं था। लेकिन अगर इस अप्रत्याशित चुनाव परिणाम पर चर्चा करके इसकी कमियां न उजागर की जाएं, तो वह भी बेईमानी होगी। परिणाम स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हैं। उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने टिकट बंटवारे में मनमानी करके सोचा था कि मोदी के चेहरे पर प्रत्याशी जीत जाएंगे, लेकिन जनता ने जातिवाद को प्राथमिकता दी और मोदी के चेहरे को नकार दिया। देश में 10 सालों बाद एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन इस मैंडेट के साथ वो क्या और कितना कर पाएंगे, यह समझा जा सकता है। इस बार शायद भाजपा अपना मैनिफेस्टो भी पूरा न कर सके और ये 5 साल भाजपा के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अगर बड़े स्तर पर अपनी नीतियों और तरीकों में बदलाव नहीं लाया गया, तो अगली बार शायद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी न उभरे। सबसे ज्यादा घातक और झटका देने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम है और शायद इसी परिणाम ने भाजपा को बहुमत से दूर किया। लगभग 30-32 सीटें यहां भाजपा हार चुकी है। इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा आवश्यक है। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? ऐसा क्या हुआ कि भाजपा अयोध्या हार गई? स्मृति ईरानी पहली बार चुनाव में उतरे एक गैर नेता से हार गई। नरेंद्र मोदी 2 बार मतगणना में पिछड़ने के बाद मात्र 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत सके। ऐसा क्या हो गया? ये कौन लोग थे जिसने भाजपा को धोखा दिया? ये कौन सी जातियां थीं जो देश हित की जगह स्वहित को वरीयता दे गईं? क्या इसमें कोई षड्यंत्र किया गया या भाजपा की बेअंदाजी उन्हें ले डूबी? निस्संदेह उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम सामान्य नहीं है। यहाँ एक बड़ी बात थी प्रत्याशियों का चयन। यूपी में योगी जी के बहुत से उम्मीदवारों को अमित शाह और जेपी नड्डा ने बदल दिया था। इस पूरी चयन प्रक्रिया में योगी जी को शामिल तक नहीं किया गया। ऊपर से आदेश आ गया कि फला फला चुनाव लड़ेंगे। जहां अखिलेश यादव ने जाति समीकरण साधने के चक्कर में मुसलमानों को किनारे लगा दिया, उनकी नाराजगी झेली, वहीं अमित शाह को मोदी के चेहरे पर इतनी बदगुमानी हो गई कि जिसे चाहा टिकट देकर चुनाव लड़ने भेज दिया। तकरीबन सभी सांसद इसी आस में थे कि मोदी जी जीत दिला ही देंगे। वे अपने अपने क्षेत्रों में जनता से कटे रहे। विकास कार्यों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। लोगों से संपर्क करना और एक एक वोट के लिए पसीना बहाना उन्हें आया नहीं। जातिवादियों ने अपने कैंडिडेट के लिए भितरघात किया। निषाद वोटर छिटके, ओबीसी वोटर छिटके। मोदी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, यह बात दलित जातियों के दिमाग में बैठा दी गई और वो संविधान बचाने निकल पड़े। युवाओं में रोजगार को लेकर नाराजगी, पेपर लीक से भी युवा नाराज थे। कुछ जगहों पर योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है जैसे नारे भी चल रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और विपक्षियों के इस प्रोपेगेंडा को कि अगले कुछ माह में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, भाजपा ने गंभीरता से नहीं लिया। न मोदी जी न अमित शाह द्वारा इसका स्पष्टीकरण और आश्वासन सामने आया। और कोड़ में खाज भाजपा का निकम्मा आईटी सेल, जो विपक्षियों के किसी भी वार को सही ढंग से काट नहीं सका। आरक्षण, संविधान, जातिवाद, किसी भी विषय को हैंडल करने में यह टीम नाकाम रही। सोशल मीडिया पर जनता ने भाजपा की नीतियों और विचारों को प्रसारित करने में दिन रात एक किया, लेकिन आईटी सेल पैसा खाकर मौज मस्ती करता रहा और यह सब कुछ मोदी शाह को दिखाई नहीं दिया। मुसलमानों ने बिना बटे एक मुश्त वोट किया, क्योंकि कांग्रेस और सपा साथ थे, जबकि दोनों ने मुसलमानों के अधिकांश टिकट काट दिए थे, जिससे शुरू में थोड़ी नाराजगी भी हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए उन्होंने यहाँ बलिदान भी दिया। और वहीं हिंदू बिखरे हुए अपनी जाति का कैंडिडेट खोज रहे थे। यूपी ही केंद्र में सरकार बनाती है, ये सबको पता था, लेकिन यूपी को ही हल्के में लिया गया, या ऐसे कहिए कि यूपी को दिल्ली वालों ने कब्जा करके जिताना चाहा, लेकिन उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। बीजेपी के 133 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से आए हैं। इनमें से पता चला कि 120 चुनाव हार गए हैं। भाजपा के लिए वॉशिंग मशीन बनना भारी पड़ गया। ये पहली बार है जब सवर्ण वोट भी भाजपा से छिटक गए। अमेठी और रायबरेली की हार इसका उदाहरण है। मोदी जी का पूरा फोकस केवल ओबीसी और दलितों पर था। उनके लिए योजना पर योजना लाद रहे थे, वही मुंह घुमा के निकल लिए।
राम मंदिर बनाने के बाद भी यदि ऐसे परिणाम आए तो निसंदेह हिंदू गुलामी के ही लायक है। हिंदुओं ने कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद गिराने की सजा दी थी और नरेंद्र मोदी को राम मंदिर बनवाने की सजा दी है। हिंदू धर्म में जयचंद और विभीषण ही पराजय का कारण बने हैं और शायद बनते रहेंगे। बीजेपी की जो आईटी सेल थी, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू युवा वाहिनी, इन सब से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी समझने लगी थी। इसका भी चुनाव में असर पड़ा है। भाजपा को एक और मोर्चे पर आत्ममंथन करना होगा और वो है तृप्तिकरण। वो आपके नहीं है, भले ही आप अपने शरीर का एक एक हिस्सा काट कर उनके सामने पेश कर दें, लेकिन वो आपके नहीं होंगे। इससे आपको वाहवाही तो खूब मिलेगी, लेकिन फिर भी वो आपके नहीं होंगे। मुसलमान भाजपा का न था, न है और न कभी होगा। आप गिनाते रहें कि घर या नल जल की योजनाओं में कितने लाख करोड़ मुस्लिमों को लाभ मिला। वो आपके खिलाफ एकजुट हो गए। क्या पसमानदा, क्या दाऊदी, क्या बोहरा, क्या मुस्लिम महिलाएं, सब के सब आपके खिलाफ है। भले ही आप उनका उत्थान करें या उन्हें 3 तलाक से मुक्ति दिलाएं, वो आपके नहीं होंगे। यह बात भाजपा को गांठ बांधनी पड़ेगी। अब सवाल बड़ा यह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो पूर्णतया हिंदू विरोधी है, जिसने खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण और देश को जातियों में बांटने की घोषणा की, उसे दुगनी सीटें मिलने का क्या मतलब है? क्या लोगों को जातिवाद में बांटने में कांग्रेस सफल रही? और यदि ऐसा हुआ तो भारत के भविष्य की कल्पना आप कर सकते हैं। जो राष्ट्र बढ़ता है उसके समाप्त होने में समय नहीं लगता, और कांग्रेस का बढ़ना देश के लिए बहुत घातक संकेत है। यह इतिहास बताता रहा है। आज जब देश में वंशवाद की बात होती है तो अंग्रेजों की एक मशहूर कहावत याद आती है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। इसे हिंदी में ऐसे भी कहा जाता है कि अपना सो अपना, पराया सो पराया। बात असल में अपने और पराये की है। राजनीति के खेल में तो अपने और पराये पर ही सब कुछ टिका हुआ है। राजनीति में परिवार को दरकिरार करना संभव नहीं होता। भारतीय राजनीति में वंशवाद का जन्म 1952 के चुनाव में ही हो गया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को अपना वारिस करार दिया। ऐसा नहीं था कि उस वक्त कांग्रेस में और भी सक्षम नेता नहीं थे। नेहरू के समय से गांधी और नेहरू परिवार का जो सिलसिला चला, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवारवाद में मुलायम सिंह का भी कोई सानी नहीं। एक समय ऐसा था उत्तर प्रदेश में कि मुलायम सिंह परिवार के कम से कम 2 दर्जन लोग पार्टी के विभिन्न पदों पर आसीन थे। आज भी आपने देखा कि अखिलेश यादव ने 5 सीटों पर केवल परिवार के लोगों को टिकट दिया और संभवतः वो सभी जीत भी रहे हैं। लालू यादव के परिवार का भी यही किस्सा है। बेटा, बेटी, पत्नी सबको घसीट लाए राजनीति में। आज कांग्रेस में वंशवाद इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी को हारने के बाद भी कोई उनके पद से नहीं हटा सकता। तेजस्वी यादव को भी कोई नहीं हटा सकता और न ही अखिलेश यादव को ही कोई पार्टी से हटा सकता है। बीजेपी में ऐसा नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। इन सब के बावजूद एक बार फिर देश में परिवारवाद का उदय हो रहा है और काबिलियत गई तेल लेने। भारतीय राजनीति में परिवारवाद को लेकर ब्रिटिश लेखक पैट्रिक फ्रेंच ने एक दिलचस्प अध्ययन किया है। उनके अनुसार 15वीं लोकसभा में 545 सांसदों में से 156 सांसद, अर्थात 28.6% राजनैतिक परिवारों से थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चेताया था कि जिसमें नेतृत्व क्षमता हो वो आगे आए। राजनीति में वंशवाद को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने इस वंशवाद को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। हमारे देश में राजनीति एक बढ़िया व्यवसाय बनने जा रही है, जिसमें न तो किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है, न ही किसी विशेषज्ञता की। उम्र का कोई बंधन नहीं और रिटायरमेंट के लिए कोई जगह नहीं। आजादी के इन 71 वर्षों में परिवारवाद की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं, जिसे हिलाना किसी के बस में अब नहीं रहा। कांग्रेस के परिवारवाद पर सवाल करने वाली भाजपा भी इससे अछूती नहीं रही है। क्षेत्रीय दलों की हालत तो और भी बुरी है। राजनीति में परिवारवाद से दूर रहने की सबसे ज्यादा जरूरत अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के नेतृत्व की है। लेकिन दुखद यह है कि जाति के नाम पर गोलबंदी की बिसात पर राजनीति करने वाले भी पहले अपने परिवार को ही विरासत सौंपते हैं। इसी के चलते गरीबी तो दूर नहीं हो रही है, पर नेताओं का कल्याण हो रहा है। परिवारवाद के चलते योग्य व्यक्तियों को आगे आने का मौका नहीं मिलता।
कर्मठ कार्यकर्ता दरी बिछाते रह जाते हैं। परिवारवाद के चलते सच्चे लोकतंत्र में बाधा पहुंचती है। अयोग्य व्यक्तियों को राजनीति में अहमियत देने से लोगों की खुशहाली समाप्त हो रही है। गरीबी, आर्थिक समानता, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव, अपराध राजनीति में गलत लोगों के आने से ही बढ़ रहे हैं। लेकिन जातिवाद आज इतना बड़ा राक्षस बन चुका है कि उसने राष्ट्रवाद को निगल लिया है और वंशवाद की गुलामी के लिए लोगों को मजबूर कर दिया है। फिलहाल भाजपा को नए सिरे से विचार करना होगा। भाजपा के लिए यहाँ से खुद को पुनर्गठित करने का शानदार अवसर है। मजबूत और युवा नेताओं को आगे लाएं, चाटुकारों और बड़बोले नेताओं से छुटकारा पाएं, आत्ममुग्धता और बेअंदाजी से बाहर निकलें, मुख्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करें, सांसदों से सोशल मीडिया से दूर और जमीन पर रहने को कहें। जहां तक बात इस जीत की है जो पराजय प्रतीत हो रही है, उसके कारणों में सबसे बड़ा कारण वोट शेयर का बढ़ना है। इसका केवल एक अर्थ है कि अभी भी मोदी की नीतियों, विकास कार्य और गरीबी की योजनाओं में लोगों की आस्था है। जो नकारात्मकता दिखी है उसका एक बहुत बड़ा कारण निकम्मी आईटी सेल है, जिसका संचार इतना निकृष्ट रहा कि नए वोटर ये जोड़ ही नहीं पाए। कांग्रेस युवा मतदाताओं में 41-42% को जोड़ने में कामयाब रही क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की ब्रांडिंग देखी। भाजपा आईटी सेल के पास कांग्रेस के पापों को गिनाने का कोई सतत कैंपेन दिखा ही नहीं। डर बस इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में लोग सपा बसपा के गुंडा राज को वैसे ही न भूल जाएं जैसे बिहार में लालू के समय को मिथक मानकर विश्वास नहीं करते, वरना उत्तर प्रदेश को भी बिहार बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। पूरे 5 साल लोगों ने हर समय भाजपा की कमियों को बताने का प्रयास किया, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई। सैकड़ों बार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए लोगों ने दबाव बनाया, लेकिन भाजपा ने अपने लोगों का मरना और पलायन करना चुना। नतीजा आज बंगाल ने दिखा दिया। रैली में भारी भीड़ का मतलब वोट नहीं होता। यह अब जाकर मोदी जी को समझ में आया होगा। मोदी जी ने एक रैली के दौरान भाषण देते हुए कहा था कि विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो सरकार को तलवार की नोक पर चलने के लिए विवश कर दे। इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझकर बोलना चाहिए। कब जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाए कोई नहीं जानता। आज भाजपा तलवार की नोक पर खड़ी है। सोचिए, राहुल गांधी की रायबरेली से 3,80,000 वोटों से जीत, वायनाड से 3,60,000 वोटों से जीत, और वहीं नरेंद्र मोदी बनारस से मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत सके, जो शायद उनके जीवन में सबसे कम वोटों से जीतने का रिकॉर्ड होगा। जिस अयोध्या में श्री राम के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर का फैसला पलट देंगे, वहां के लोगों ने ही उन्हें जिता दिया और राम मंदिर बनाने वाले हार गए। कल तक हम नेताओं को कहते थे कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आज हमें शर्म आती है लालची अयोध्या वालों पर, जो श्री राम के भी नहीं हुए, जिन्हें विकास नहीं चाहिए था, जिन्हें अयोध्या को नोएडा बनते देख परेशानी हो रही थी। लेकिन कुछ प्रश्न तो भाजपा के लिए भी उठेंगे ही। क्या किसी भाजपा के प्रत्याशी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा था? योगी जी को टिकट वितरण में क्यों शामिल नहीं किया गया था? लल्लू सिंह जी, जो संविधान बदलने तक की बात कर रहे थे, कभी अपने लिए भी वोट मांगने क्षेत्र में नहीं जाते हैं। उन्हें अयोध्या जी जैसे महत्वपूर्ण सीट पर फिर से टिकट क्यों दिया गया? अयोध्या जी में श्री राम भक्तों के खून की होली खेलने वाले मुलायम सिंह को पद्म भूषण क्यों दिया गया? मोदी जी समुदाय विशेष को तेल लगाने में इतना क्यों व्यस्त हो गए कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जैसी जातियां जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उन्हें दरकिनार कर दिया गया? संघ जैसे वट वृक्ष को उपेक्षित क्यों किया गया? हिंदू संगठनों की उपेक्षा क्यों हुई? अमित शाह चाणक्य बनने का निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हैं? चाणक्य बनने के लिए बहुत बलिदान करना होता है, राष्ट्र प्रथम की भावना रखनी होती है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठना होता है। सवाल बहुत से हैं, गिला शिकवा भी बहुत है, चुनाव जीत के भी हारे हुए हैं। इसके बाद भी अगर सबक नहीं लिया तो समापन समारोह भी दूर नहीं होगा। वैसे एक अंदर की बात कहूँ तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाजपा के साथ अगर ऐसा न होता तो शायद भाजपा के लिए 2029 अंतिम चुनाव साबित होता,
क्योंकि भाजपा में दिग्गज और खाटी नेताओं की अनदेखी हो रही थी। जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती थी। स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय नहीं लेना, उनके सम्मान को उचित स्थान न देना और योग्यता को दरकिनार कर चापलूसी और पहुंच को वरीयता देने का काम होने लगा था। जातिवाद के चक्कर में सवर्णों की निरंतर अनदेखी हो रही थी। इस हार से भाजपा अब सतर्क होगी, मनन करेगी और अपनी कमियां दूर करने की सोचेगी। यदि बहुमत हासिल हो गया होता तो भाजपा की बेअंदाजी आसमान चढ़ जाती और उसका बड़ा नुकसान 2029 में उठाना पड़ता। इसलिए मानकर चलिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। खुश रहिए और समझ कर चलिए कि हिंदुओं को एकजुट करना तराजू में जिंदा मेढक तौलने जैसा है। इन्हें भय बिन होई न प्रीत वाली बात ही समझ में आती है। जब तक कटेंगे नहीं तब तक जुड़ेंगे नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।